हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जलवायु का मानव जनित विकिरणकारी बल है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन। देखिए, जलवायु का मानव जनित विकिरणकारी बल इनमें से कोई नहीं है। एरोसोल जलवायु के एक महत्वपूर्ण मानव जनित विकिरणकारी बल का प्रतिनिधित्व करता है। सामूहिक रूप से एरोसोल ब्लॉक सौर विकिरण के एक हिस्से को प्रतिबिंबित और अवशोषित करते हैं। एरोसोल सामान्य रूप से गैस में द्रव या गैस में ठोस का भी मिश्रण होता है। सूर्य के से पृथ्वी पर सौर ऊर्जा विकिरण प्रक्रिया द्वारा आता है। पृथ्वी पर सभी जीवाश्म ऊर्जाओं का स्रोत सूर्य है। एरोसोल प्रदूषण, जिसमें हवा में निलंबित ठोस और तरल कण होते हैं जो आने वाली धूप को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। अब देखिए, ब्लैक कार्बन जो बर्फ और बर्फ पर जमा होने पर पृथ्वी की सतह को गहरा और कम परावर्तक बना सकता है। अब चलिए कि विकिरण बल इस बात का माप है कि पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली का ऊर्जा संतुलन कैसे प्रभावित होता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखलाओं में जीवों को श्रेणियों में क्यों बांटा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी पोषी स्तर बनाने के लिए। पोषी स्तर बनाने के लिए खाद्य श्रृंखलाओं में जीवों को श्रेणियों में बांटा गया है। पोषी स्तर बनाने के लिए खाद्य श्रृंखलाओं में जीवों को श्रेणियों में बांटा गया है। पोषी स्तर खाद्य श्रृंखला के भीतर के स्तर हैं जहां एक जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। यह ऊर्जा स्तर इस बात पर निर्भर करती हैं कि जीव उत्पादक है, उपभोक्ता है या अपघटक है। खाद्य श्रृंखलाओं में पोषी स्तरों की संख्या 3 से 5 तक होती है। खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला स्वपोषित जीवों से प्रारंभ होने वाले और एक शीर्ष पर पक्षियों पर समाप्त होने वाले आहार जाल में कड़ियों का एक रैखिक जो है जाल है। अब देखिए कि एक खाद्य श्रृंखला मूल रूप से उत्पादकों और उपभोक्ताओं से बनी होती हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। अब देखिए नेक्स्ट है कि लोहे का संक्षारण होकर किस रंग का हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन। तो देखिए, लोहे का संक्षारण होकर भूरे रंग का हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड बनता है। मौलिक लोहे और उसके मिश्र धातुएं जैसे स्टील के क्षारण को जंग लगना कहा जाता है। लोहे का क्षरण एक प्रकार की ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें पदार्थ ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाते हैं। अब देखिए कि यदि लोहे का कोई टुकड़ा कुछ समय के लिए खुली हवा में रहता है तो उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को जंग लगना तथा पदार्थ को जंग कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है कि CIS पॉली आइसोप्रीन किस रबर में मौजूद होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी हेविस रबर। तो देखिए, सीस पॉली आइसोप्रीन हेविस रबर में मौजूद होता है। ट्रांस पॉली आइसोप्रीन गोएले रबर और पर्चा रबर में मौजूद होता है। रबर हिबिया जो है ब्रेसिलेंसिस नामक पौधे के लेटेक्स से प्राप्त होता है। रबर का वल्कनीकरण प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और जो है लोचदार रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोसेफ प्राउस्ट ने निश्चित अनुपात के नियम के संबंध में क्या कहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी। तो देखिए, जोसेफ प्राउस्ट ने निश्चित अनुपात के नियम के संबंध में कहा कि एक दिए गए यौगिकों में हमेशा तत्वों का समान अनुपात होता है। भार के अनुसार भी तत्वों का अनुपात समान रहता है। जब जोसेफ
प्राउस्ट ने प्रयोगात्मक रूप से एक यौगिक में मौजूद तत्वों की संरचना के बारे में काम किया तो उन्हें पता चला कि यह उनके द्वारा लिए गए सभी नमूनों के लिए समान था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि उपसर्ग योक्टो कॉमा अटो के लिए क्रमशः गुणज क्या है। 116 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए योक्टो यानी y बराबर होता है 10⁻⁻24, ठीक है, और ऑटो यानी a बराबर होता है 10⁻⁻18, ठीक है। अब देखिए जैसे फेमटो 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 यानी f बराबर क्या होता है, तो फेमटो f बराबर होता है 10⁻⁻15, ठीक है, और पी बराबर होता है 10⁻⁻12, ठीक है, और नैनो यानी n बराबर होता है 10⁻⁻9, ठीक है, और माइक्रोन यानी म्यू बराबर होता है 10⁻⁻6, ठीक है, और देखिए मिली, तो मिली यानी 10⁻m बराबर होता है 10⁻3, ठीक है, और सेंटी यानी c बराबर होता है 10⁻2, और डेसी यानी d बराबर होता है 10⁻1, ठीक है, और डेका d बराबर होता है 10⁻1, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अविभाज्य किस कण से बना होता है। तो इसका बी ऑप्शन यानी परमाणु। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अविभाज्य कण परमाणु से बना होता है। परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है। परमाणु वर्तमान में विभाज्य है, ठीक है। परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। परमाणु जीवन की मूल इकाई है। अणु एक यौगिक है जो रासायनिक बंधों 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बना होता है। अब देखिए मिश्रण किसी भी अनुपात में शुद्ध पदार्थों के मिलने से बनता है। आयन या धनात्मक या ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 118 है कि वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। तो देखिए किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने का जो है ये सूत्र औसत द्वारा जो है निकाला जाता है। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है सिग्मा आइसोटोप की प्रचुरता गुने आइसोटोप का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको यानी औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर 99.69 इंटू ये हो जाएगा 14.0031, ठीक है, प्लस हो जाएगा 0.39% इंटू 15.0001, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14.0071, ठीक है। तो याद रखना है कि नाइट्रोजन के लिए जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये होता है सिग्मा आइसोटोप की प्रचुरता गुने आइसोटोप का जो है द्रव्यमान, ठीक है। तो नाइट्रोजन के लिए औसत परमाणु द्रव्यमान, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो टोटल कितना आएगा, तो आएगा 14.00 जो है 7, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 119 है कि नीचे दी गई प्रक्रियाओं में कौन सी प्रतिक्रिया संतुलित प्रक्रिया के रूप में जो है संतुलित प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है। अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 119 का ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी 4Al + 3O2 ये हो जाएगा 2Al2O3, ठीक है। तो यह एक संतुलित प्रतिक्रिया है, ठीक है। इसमें दोनों तरफ विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या क्या है, बराबर है, ठीक है। और देखिए अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। अब देखिए 120 है कि ए और बी 2 विलयन हैं जो मिश्रित हैं। तो कहता है परिणामी
जो बिलियन की मोलरता की गणना करें। तो देखिए, तो इसकी यदि बात करें तो देखिए m बराबर जो है मोलरता m बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2 अब बाय होता है v1 प्लस v2। ठीक है, तो मोलरता m बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2 और बाय होता है v1 प्लस v2। ठीक है, v1 प्लस v2। देखिए A की मोलरिटी एवं आयतन m1v1 एवं B की मोलरिटी एवं आयतन है m2v2। तो यानी ये हो जाएगा आपको 1.3 इंटू 100। ठीक है, 1.3 इंटू 100 प्लस 0.8। ठीक है, मोलरिटी दिया हुआ है, आयतन है 500, तो गुने 500 और नीचे में हो जाएगा आपको वॉल्यूम, यानी 100 प्लस 500। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 130 प्लस 400 और नीचे में हो जाएगा 600। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 530 और नीचे में 600। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 0.883। ठीक है, मोल पर लीटर। तो इसका जो यदि राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, 0.88 मोल पर लीटर। ठीक है, तो याद रखना है जब भी आपको मोलरता निकालना हो तो क्या करेंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, फिर दूसरे का मोलरिटी इंटू वॉल्यूम और नीचे में क्या होगा वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। देखिए 121 है कि कौन सा बंधन सहसंयोजक बंधन द्वारा निर्मित दो अणुओं के बीच एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। तो 121 का होगा सी ऑप्शन, यानी हाइड्रोजन बंधन। ठीक है, हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन बंधन सहसंयोजक बंधन द्वारा निर्मित दो अणुओं के बीच एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। हाइड्रोजन बंधन अणुओं के बीच एक विशेष प्रकार का द्विध्रुवीय आकर्षण है, न कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए सहसंयोजक बंधन है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि हाइड्रोजन आबंधन के कुछ गुण हैं, जैसे अघुलनशीलता, अस्थिरता एवं उच्च श्यानता और सतह तनाव। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये कमजोर होता है और आसानी से टूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई बॉन्ड में क्या शामिल होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, तो देखिए पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग जो है शामिल होता है। ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच मुख्य अंतर होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है 123। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमजोर अम्ल एवं मजबूत क्षार वाले लवण का जलीय घोल क्षारीय क्यों होता है। तो 123 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। तो देखिए कमजोर एसिड और मजबूत लवण का जो है जलीय घोल आयनिक हाइड्रोलिसिस के कारण क्षारीय होता है। मजबूत एसिड और कमजोर क्षारक के लवण का जलीय घोल कमजोर है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। 124 है कि SnCl2 प्लस FeCl2 SnCl4 प्लस 2Fe किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो 124 का राइट आंसर होगा सी, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या है ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। तो क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कार्बनिक पदार्थ को नष्ट कर देता है जिससे पदार्थ पर्यावरण में स्थानांतरित हो जाता है। तो 125 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो देखिए जुगाली करने वालों की जगह डकार में और मनुष्यों के पेट में फूलने में जो मिथेनोजेंस जिम्मेदार होते हैं। अवायवीय शोषण के अन्य रूपों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त उत्पादों को हटाकर मिथेनोजेन अवायवीय वातावरण में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी भूमिका निभाते हैं। अब देखिए मिथेनोजेनिक
बैक्टीरिया प्रकृति में व्यापक हैं और कीचड़, सीवेज और जानवरों के स्मेन में पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए मेथेनोजेंस जीव जो है कार्बनिक पदार्थ को नष्ट कर देता है, जिससे पदार्थ पर्यावरण में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 126। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 126 है कि एक कोशिकांग जो पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पौधों की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है, वह है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो देखिए यानी सेंट्रोसोम। तो एक कोशिकांग जो पशु कोशिकांगों में मौजूद होता है लेकिन पौधों की कोशिकांगों में मौजूद नहीं होता है, वह सेंट्रोसोम है। पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम की कमी होती है, जबकि पशु कोशिकाओं में यह पाई जाती हैं। अब देखिए कि कीटभक्षी पादप में लाइसोसोम पाए जाते हैं। पशु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और अन्य विशिष्ट जो प्लास्टिड के साथ साथ एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका का अभाव होता है, लेकिन पौधों की कोशिकाओं में यह जो है पाया जाता है। अब देखिए 127 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो सी ऑप्शन। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड है जो जानवरों की कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, यह कथन सत्य नहीं है। पौधों की कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक अनुपस्थित होता है, यही कारण है कि वनस्पति तेलों को कोलेस्ट्रॉल मुक्त माना जाता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 128। 128 है कि एरीथ्रोसाइट का आकार कैसा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। तो देखिए एरीथ्रोसाइट का आकार द्विअवतल होता है। ठीक है। क्या होता है? द्विअवतल। तो एरीथ्रोसाइट के प्लाज्मा झिल्ली के परिधीय में प्रोटीन आंतरिक सतह पर स्थित होते हैं और एक जो है फाइब्रिलर झिल्ली कंकाल बनाते हैं। ठीक है। लाल रक्त कोशिकाएं या एरिथ्रोसाइट्स रक्त की उसका विभिन्न रंग देती हैं और रक्त की मात्रा लगभग 40 से 45% जो है बनाती हैं। ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन लेना और इसे हमारे पूरे शरीर में पहुंचाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 129 है कि ग्लाइकोफोरिन निम्नलिखित में से किस बीमारी में शामिल है, इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। तो देखिए ग्लाइकोफोरिन मलेरिया बीमारी में शामिल होता है। ठीक है। मलेरिया। ग्लाइकोफोरिन प्रोटोजोआ द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो है रिसेप्टर है जो मलेरिया का कारण बनता है। यह प्रोटोजोआ को रक्त कोशिकाओं में प्रवेश का मार्ग प्रदान करता है। ठीक है। और ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन का मुख्य रूप से चीनी अणुओं को जो है ले जाना है और यह लगभग 60% ग्लाइकोसिलेटेड होता है। ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं के इतनी आसानी से प्रसारित होने का कारण प्रोटीन का हाइड्रोफिलिक चार्ज जो है कीट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 130 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में कौन सा वर्णक प्रमुख रूप से शामिल होता है, तो 130 का होगा बी ऑप्शन यानी क्लोरोफिल बी। ठीक है। तो क्लोरोफिल बी जो है शामिल होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में क्लोरोफिल बी वर्णक प्रमुख रूप से शामिल होता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषक वर्णक है। बैंगनी नीला और नारंगी लाल प्रकाश तरंग दैर्ध्य क्लोरोफिल ए द्वारा अवशोषित होता है। नीले तथा लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। प्रकाश का नीला रंग अधिकतर क्लोरोफिल ए द्वारा जो है अवशोषित होता है। उसके बाद देखिए कि क्लोरोफिल बी एक वर्णक है जिसका रंग पीला होता है। यह वर्णक सूर्य के प्रकाश के व्यापक अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। यह पौधों के प्रकाश अवशोषक जो है एंटीना में मौजूद होता है। अब चलिए देखते हैं 131। देखिए 131 है कि जेल में डीएनए
जो है अणुओं को देखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन यानी एथिडियम ब्रोमाइड। तो जेल यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस की तकनीक में जेल का डीएनए अणुओं को देखने के लिए एथिडियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, डीएनए की खोज फ्रेडरिक जो है मिश्र ने किया था और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। 132 माइटोकॉन्ड्रिया आरएनए में निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉप कोडन है? तो 132 का होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन एजीजी। ठीक है, तो देखिए एजीजी और एजीए को ओजिनिन के बजाय स्टॉप कोडोन के रूप में पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए आरएनए मैसेंजर आरएनए है जो सूचना का प्रबंधन करता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 133 है कि पैराथायराइड ग्रंथि में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो बी ऑप्शन मुख्य कोशिकाएं और ऑक्सीफिल। तो पैराथायराइड ग्रंथि में मुख्य कोशिकाएं एवं ऑक्सीफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, मुख्य कोशिकाएं ऑक्सीफिल कोशिकाओं से छोटी होती है, वे अधिक प्रचुर मात्रा में होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि ऑक्सीफिल जो है कोशिकाएं का उद्देश्य पूरी तरह से अभी तक समझा नहीं गया है। ठीक है, और ऑक्सीफिल कोशिकाएं यौवन की शुरुआत में दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है मानव रक्त के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 134 का ए ऑप्शन यानी ट्रांसफ्यूजन। मानव रक्त के स्थानांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। रक्त आधार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्त या रक्त उत्पादों को अंतःशिरा द्वारा प्रसारित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कि रक्त आधान का उपयोग कई विकल्पों से किया जाता है, जिनमें जो है कुछ प्रमुख शामिल है, जैसे कार दुर्घटना या प्राकृतिक उत्पाद आपदाओं से गंभीर चोटें हुए। ठीक है, ऐसी बीमारियां जो एनीमिया का कारण बनाती हैं, जैसे ल्यूकेमिया या किडनी रोग। ठीक है, शल्य चिकित्सक और रक्त स्राव विकार में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 135। देखिए 135 है कि सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है? तो 135 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए बी निगेटिव। ठीक है, तो ए बी निगेटिव सबसे दुर्लभ रक्त जो है समूह है। ठीक है, सबसे दुर्लभ। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है। देखिए रक्त में मौजूद आरबीसी अपनी सतह पर कुछ अणुओं जिन्हें एंटीजन कहते हैं ले जाते हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि आपका रक्त समूह क्या है। एंटीजन माता पिता से आनुवांशिक रूप से मिले जीन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 136। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RADH का कार्य क्या है? तो बी ऑप्शन। तो देखिए ADH का कार्य जल का अवशोषण बढ़ाना है। ADH का मतलब एंटीडायूरेटिक हार्मोन है। यह किडनी को बताता है कि कितना पानी संरक्षित करना है और यह पानी के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है। यह मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि में संग्रहित होता है। प्लाज्मा जो है ऑस्मोलैरिटी में कमी की प्रतिक्रिया में ADH रिलीज कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल के संचय के जोड़ों की सूजन को क्या कहा जाता है? 137 का होगा ए यानी गाउट। ठीक है, क्या कहा जाता है? इसे गाउट कहा जाता है। यदि आपके शरीर में बहुत अधिक यूरिक एसिड रहता है तो इसे हाइपर यूरिसीमिया होता है। ठीक है, अब देखिए कि किडनी में भी वे जमा हो सकते हैं, किडनी की पथरी का निर्माण कर सकते हैं। यूरिक एसिड का स्तर जो है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 138।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन में आवेगों के संचरण का सही मार्ग कौन सा है? तो 138 का होगा बी ऑप्शन, यानी क्या होगा? तो हृदय की धड़कन में आवेशों के संचरण का सही मार्ग है एस नोड, एस नोड, एवी नोड, ठीक है, HIS पुरकिंजे फाइबर का बंडल, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए 139 है कि कोलेसिनटोकिनीन निम्न में किसको उत्तेजित करता है? तो 139 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए कि कोलिसिंट कोलिसो कोली कोलिसिस्टो सिस्टोकाइनिन पित्ताशय की को उत्तेजित करता है, ठीक है। यह यकृत द्वारा स्रावित पीत की केंद्रित और संग्रहित करता है, ठीक है, पीत को केंद्रित और संग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 140 है कि अग्नाशय कहाँ स्थित है? तो 140 का सी ऑप्शन, यानी पेट के पीछे। तो अग्नाशय पेट के पीछे स्थित है। अग्नाशय लगभग 6 इंच लंबा होता है। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसे सिर के शरीर और पूंछ में जो है डुबोया इसे सिर के शरीर और पूंछ में डुबोया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 141 है कि परवलयिक यदि वेग परवलयिक रूप से भिन्न होता है तो त्वरण कैसे भिन्न होता है? तो 141 का ए ऑप्शन, रैखिक रूप से, ठीक है। क्या होता है? रैखिक रूप से। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? तो त्वरण कहलाता है। और वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण का मान देता है, ठीक है। त्वरण बराबर होता है dv/dt, ठीक है, यानी d²s/dt²। अब देखिए वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण का मान देता है, ठीक है। अब देखिए कि अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। तो देखिए 142 है, 142 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति में किस स्थिति में डोरी में तनाव न्यूनतम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, उच्चतम स्थिति पर, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति में उच्चतम स्थिति पर डोरी में तनाव जो है न्यूनतम होता है, ठीक है। तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारहीनता का अनुभव करने वाली किसी वस्तु के लिए क्या सत्य है? तो 143 का बी, इसमें जड़त्व होता है, ठीक है। वस्तु का जो भार होता है ये mg से डिनोट w से डिनोट करते हैं। अब देखिए कि वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं है, ठीक है। यहाँ भारहीनता के कारण प्रभावी त्वरण शून्य है। वस्तु में द्रव्यमान है, इसलिए हमें इसमें हमेशा जड़त्व होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 144। अब देखिए 144 नंबर है, 144 है कि किसी भी पदार्थ के पिघलने के लिए किसी पदार्थ के पिघलने के लिए सही कथन निम्न में से क्या हो सकता है? 144 का होगा बी ऑप्शन। तो किसी भी पदार्थ के पिघलने के लिए सही कथन, इसमें पदार्थ की जो है उच्च आपूर्ति की आवश्यकता होती है। पिघलना या वाष्पीकरण जैसी प्रक्रिया में जहाँ अवस्था परिवर्तन होता है, तापमान नियत रहता है, केवल वस्तु को ऊष्मा प्रदान की जाती है, ठीक है। पिघलना जो है ये तापमान पर ठोस, ठीक है, तापमान पर ठोस का तरल में रूपांतरण है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। देखिए 145 है कि एक क्वेश्चन नंबर 145 है कि यदि समान आयाम के दो पल्लों में से प्रत्येक में 2 जूल ऊर्जा है, ठीक है, तो जब वे स्ट्रिंग को पूरी तरह से सीधा बनाते हुए एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो सिस्टम की ऊर्जा क्या होगी? तो 145 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी 4 जूल, ठीक है। तो जब दो पल्स ओवरलैप होते हैं तो स्ट्रिंग सीधी हो जाएगी और कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में
होगी। ठीक है, ऊर्जा संरक्षित रहेगी। यह क्षण ऊर्जा जो है 2+2 यानी 4 जूल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2+2 यानी 4 जूल। ठीक है, उसके बाद देखिए कि किसी वस्तु की जो कुल ऊर्जा है यह हमेशा संरक्षित रहती है। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए 146 है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारदर्शी अपवर्तक माध्यम का एक भाग है जो गोलाकार सतह और दूसरी समतल सतह से घिरा होता है। 146 का सी, लेंस। तो लेंस एक पारदर्शी अपवर्तक माध्यम का एक भाग है जो दो गोलाकार सतहों या गोलाकार सतह और दूसरी समतल सतह से बंधा होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 147, क्वेश्चन नंबर 147। अब देखिए 147 है कि कमरे के तापमान पर अर्धचालकों में निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है। 147 का ए ऑप्शन यानी वैलेंस बैंड आंशिक रूप से खाली है और कंडक्शन बैंड आंशिक रूप से भरा हुआ है। ठीक है, ये कमरे के तापमान पर अर्धचालकों में होने की संभावना है। अब देखिए क्वेश्चन की इंसुलेटर जो है ये वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड से एक बड़े अंतर से अलग करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 148 देखिए क्वेश्चन नंबर 148 है कि पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति कोण का मान क्या होता है। 148 का बी यानी 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। तो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय भूमध्य रेखा पर चुंबकीय सुई क्षितिज रूप से इंगित करेगी अर्थात नति कोण क्या हो जाएगा वहाँ पे 0 डिग्री। अब देखिए 149 की बीटा विकिरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कहाँ से उत्पन्न होता है। तो ए ऑप्शन परमाणुओं के नाभिक के विखंडन से उत्पन्न होता है। बीटा विकिरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में विखंडन से उत्पन्न होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 150 जब कहता है 10Ne22 दो अल्फा कणों और एक अज्ञात नाभिक में विघटित होता है तो कौन सा अज्ञात जो है नाभिक बनता है। 150 का बी कार्बन। ठीक है, क्या बनता है तो कार्बन बनता है। ठीक है, तो किसी परमाणु के नाभिक में एक अल्फा कण के उत्सर्जन पर परमाणु की संख्या में 2 अंक की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 अंक की कमी होती है। ऐसी परमाणु जो है इसी परमाणु आवर्त सारणी में 2 स्थान पीछे ठीक है खिसक जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।